Hey everyone, if you are interested in freelancing, if you are interested in data science, today's story is all for you. Well, we will be discussing the story of Sumit Shukla. He will tell you about his background, कैसे बहुत ही स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से स्कॉलरशिप लेके वो डेटा साइंस की फील्ड में एंटर हुए, क्या क्या जॉब रोल्स में उनको स्ट्रगल हुआ एंड नाउ हाउ ही इज मैनेजिंग थिंग्स एज अ फ्रीलांसर, वो कैसे अपना बिजनेस मैनेज करें. So this episode will get to know how he got from his fear of computers to building a seven-figure business. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू येट अनदर एपिसोड फ्रॉम गुड इन्फिनिटी. आज हमारे साथ है सुमित सर फ्रॉम सेशंस विद सुमित. सर हमको आज बताने वाले हैं कि कैसा उनका फ्रीलांस जर्नी रहा है, कैसा उनका कॉलेज लाइफ रहा है, कैसे वो डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हुए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर. ऑल राइट. तो सर व्हाई डोंट यू टेल अस अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका 10th 12th स्कूलिंग कैसा था, वो सारी चीज़ें. तो शुरुआत होती है कानपुर से. अब जैसे आप लोग जानते हैं कानपुर, जब जब नाम लेते हैं कानपुर तो एक वैसा माहौल आता है, लोग डरते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि कानपुर से है तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बंदा होगा. ऐसा नहीं है. तो मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड था वो थोड़ा सा लाइक नॉट वेल टू डू फैमिली. मेरे पिताजी जो थे फ़िलहाल भी हैं, तो जो मेरे पिताजी हैं वो बेसिकली एक मल्टीटास्किंग स्टाफ थे पोस्ट ऑफिस में. माय मदर वाज एक्चुअली वेरी गुड. सो वो शी वाज द रैंक होल्डर, गवर्नर अवार्ड विनर इन हर 12th क्लास. तो मेरी मम्मी का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था बहुत अच्छा था. मेरे पापा का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था बहुत ख़राब था, बट ड्यू टू सम रीजंस दे गॉट मैरिड. और फिर जो जब मैं पैदा हुआ, जब मेरे भाई पैदा हुआ, तो वी बेसिकली वर वेरी इकोनॉमिकली नॉट वेल टू डू. तो वो बहुत प्रॉब्लम्स थी हम लोग की लाइफ में. तो हमेशा से होता नहीं कि जब आप ऐसी फैमिली से होते हैं जहाँ पे पैसे नहीं होते हैं तो एक ही चीज़ होती है, एजुकेशन. तो बचपन से ही एजुकेशन एक ऐसी चीज़ थी जिसमें हमको हमेशा बोला गया कि पढ़ो 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 पढ़ो. तो बचपन से ही पढ़ाई में हम लोग अच्छे थे. मैं अच्छा था, खासकर बहुत अच्छा था. तो मैंने जो अपनी स्कूलिंग की वो भी स्कॉलरशिप में की. 12th क्लास में आई गॉट अराउंड 92%. कानपुर में 10th रैंक थी. मतलब ये आपके टाइम पे 92% आया. हाँ, अभी वाले से 92. तो कंपैरिजन नहीं थी. हाँ, उस टाइम तो कानपुर में 10th रैंक थी. और उस टाइम IIT मेंस मेरा क्लियर हो गया था. बट मेरा थोड़ा जो मेरा बड़े भाई हैं, सो उनको जब वो पैदा हुए थे तो उनको ब्रेन फीवर हो गया था. तो ड्यू टू दैट रीज़न माई मदर ऑलवेज वांट कि हम लोग साथ में पढ़ाई करें हमेशा. तो IIT मेंस क्लियर हो गया था, लेकिन मैंने उसको ड्रॉप आउट नहीं किया और मैंने वो साल बर्बाद नहीं किया. एंड SRM से मुझे फुल स्कॉलरशिप मिल गई थी. तो उधर मेरा पैसा नहीं लगना था. भैया का रैंक ठीक ठाक थी, तो भैया और हम लोगों ने डिसाइड किया विल गो टू SRM. लाइक उस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये थी, देयर वाज नो वन टू मेंटर अस. तो हम लोग बोलते हैं ना यार कि ज़िंदगी में जो करना है अपने हिसाब से करना है, लेकिन ये गलत है एक्चुअली में. क्या होता है ना कि अपने को लाइफ में मेंटर्स का बड़ी रिक्वायरमेंट होती है. एक करेक्ट जो आदमी अपने को पाथ बताए. और वो चीज़ जो गलतियाँ मैंने की हैं वो मुझे मालूम आज लगता है कि यार इस टाइम किसी ने मेरे को बताया होता ना कि सुमित यहाँ पे ना खर्चा करो, यहाँ पे चले जाओ, IIT इज़ बेटर, तुम कहाँ SRM में जा रहे हो. तो ऐसा अगर कुछ कंपैरिजन करके मेरे को एक्सप्लेन करता तो शायद उस टाइम मेरे लिए बेटर होता. लेकिन ठीक है. तो यहाँ पे मेंटरशिप एक बड़ी रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में, जो कि हम लोग बहुत जल्दी स्किप कर देते हैं. तो फिर मेरा SRM में लाइफ चालू हुआ. आई वेंट टू SRM. SRM का लाइफ बड़ा डिफिकल्ट था. अगेन पैसे नहीं थे, प्रॉब्लम्स थी उधर भी. हम लोग SRM से 4 किलोमीटर दूर रहते थे. हॉस्टल के अंदर कभी नहीं रहे बिकॉज हॉस्टल का फीस बियर नहीं कर सकते थे. वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स गेन करनी पड़ी. लेकिन तब तक एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों को अभी सुन के बड़ा अजीब लगेगा. टिल 2015-14 बोलूँगा, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था. मैंने जो अपना SRM का फॉर्म भरा था वो भी एक साइबर कैफ़े वाले ने भरा था. IIT का भी फॉर्म साइबर कैफ़े वाले ने भरा था. तो मुझे कंप्यूटर से डर लगता था. मतलब मैं जब कंप्यूटर क्लास होती थी तो मैं सोचता था इस क्लास को कैसे स्किप करा जाए, कैसे भागा जाए, क्योंकि मुझे लगता था मैं अगर हाथ रखूँगा तो मैं कंप्यूटर ख़राब कर दूँगा. और मेरे को एक फोबिया था कंप्यूटर से. तो मैंने कभी कोडिंग नहीं की, कभी कोशिश भी नहीं की. और हमेशा टेक्निकली वीक, मतलब बोल सकते हैं कि कभी मोबाइल्स का यूज़ नहीं किया था क्योंकि घर में कभी थे नहीं मोबाइल फ़ोन. तो टेक्निकली हमेशा एक दूर रहा हूँ. ओके, तो ये आप अपने जो फेयर बता रहे हो कि फर्स्ट ईयर तक है या उसके बाद भी?
ये मैं 12th तक बता रहा हूँ। मैंने जब SRM इंटर किया तब तक भी आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट google.com। आज भी मेरे को अभी की बात, अगर अभी का पोजीशन देखेंगे और आज से 2013 का पोजीशन देखेंगे, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि उस टाइम मेरे को गूगल नहीं मालूम था, यूट्यूब नहीं मालूम था, मेरे को कुछ नहीं आइडिया था। आई वॉज ए टेक्निकल 0%, मतलब टेक्निकल रिटार्डेड बोल सकते हो, कि मुझे ज़ीरो नॉलेज था, पता नहीं क्या होता है ये सब। तो जब मैं SRM में गया तो मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट था। तो एक प्रोसेस होता है कि आपको अगर अपना स्कॉलरशिप मेंटेन रखना है तो आपको अपने एक प्रोफेसर असाइंड हो जाता है हर बंदे को। तो उसके साथ यू हैव टू शोकेस योर रिपोर्ट। तो वो प्रोफेसर आपकी सेमेस्टर का रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करेगा एंड बेस्ड ऑन दैट वो जो आपकी स्कॉलरशिप वो कंटिन्यू होगी। एंड दिस इज प्योरली एकेडमिक्स, मतलब इस एकेडमिक्स, हाँ, वो एकेडमिक्स एंड प्लस आपके प्रोफेसर के इंटरेक्शन, वो कैसा फीडबैक लिखे। तो मेरे जो फर्स्ट सेमेस्टर में आई वॉज द यूनिवर्सिटी टॉपर, 9.95 CGPA। आज भी अगर किसी को बोलोगे 9.95 इज़ अ वेरी बिग डील। तो 9.95 था फर्स्ट सेमेस्टर में। पहले ही सेमेस्टर में मतलब फोड़ दिया था हमने कि हाँ ये बंदा कुछ है। तो सर मैथमेटिक्स जैसे टिपिकली अगर हम देखें, लोगों को सबसे डर रहता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, M1 M2 M3 जो आता है। हाँ, तो उसमें भी आपका मतलब इतना ही हाई स्कोर? बहुत। मेरा मैथमेटिक्स के 6 सब्जेक्ट थे मेरे, एंड A++ टॉप होता है। SRM में A+ से ऊपर होता है S मीन्स सुपर ग्रेड। सो उसमें मेरा 6 के 6 सब्जेक्ट में सुपर था। मतलब पूरे 8 सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट है मैथ्स के, 6 के 6 में सुपर। तो मतलब मैथ्स हमेशा मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है हमेशा। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी वाज समथिंग व्हिच वाज ऑलवेज क्लोज टू माय हार्ट। तो मेरी जो परफॉर्मेंस थी फर्स्ट सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर तक, वो एक डाउनवर्ड कर्व में आने लगी। 9.95, उससे फिर नीचे, उससे फिर नीचे। तो मेरे प्रोफेसर मेरे को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे कि और ये इसका भी एक रीज़न था, मैं कॉलेज एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा था। बिकॉज जब आप जाते ना कुछ बड़े एरिया में और एक छोटे शहर से आप एक बड़े कॉलेज जाते हो जहाँ पे हर स्टेट से लोग आ रहे हैं और बहुत लोग मिल रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ हो रही है, तो बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट मेरा हो गया था। मैं वहाँ पे मैंने स्टार्टअप भी चालू कर दिया और बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ने लगा। बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ पर्सन जो मैं लर्निंग और प्रोग्रेस में भरोसा रखता हूँ। तो वो जब करने लगा तो मेरे प्रोफेसर ने मेरे को एक अलर्ट दिया कि सुमित, it will be difficult for me to write a review for you this time because I have seen that there is a constant decline in your performance। अब वो चीज़ एक्चुअली मेरे लिए एटम बॉम्ब की तरह थी, क्योंकि पैसे थे नहीं जेब में। और मेरे को मालूम था कि अगले महीने की अगर सेमेस्टर की अगर मेरे को फीस देनी पड़ी तो कहाँ से आएगा, क्योंकि ऑलरेडी भैया के लिए हम लोग लोन उठा चुके थे। अब ये प्रॉब्लम थी। तो मेरे प्रोफेसर से बोला, सर आई विल डू समथिंग बेटर फॉर दिस एंड आई विल इम्प्रूव। तो मैं उस दिन घर आके पढ़ाई करने लगा। लेकिन अगले दिन फिर प्रोफेसर ने बुलाया, मेरे को लगा कि इस बार तो गया। अगले दिन जब प्रोफेसर ने मेरे को बुलाया तो वो कहते हैं कि एक SRM मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे एक प्रोफेसर आए, वो कुछ काम कर रहे हैं। ही नीड अ पर्सन, ही नीड अ गुड टेक्निकल पर्सन। टेक्निकल बोला उनने, मेरे को लगा एकेडमिकल पर्सन। तो ठीक है, मैंने कहा जाके मिलता हूँ उनसे। मैं उनसे मिला जाके, तो वो बोले कि सुमित आई एम मतलब अपना प्रोजेक्ट बताने लगे। ही सेड दैट ही इज़ क्रिएटिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल दैट कैन डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर यूजिंग एक्सरे इमेजेस, ऐसे करके बताया। एंड ही वॉज इन नीड ऑफ ए पर्सन हु कैन कोड ऑन पाइथन। जिंदगी में पहली बार मुझे इस शब्द को किसी ने बोला कि पाइथन। मेरे लिए उस टाइम पाइथन मतलब इज इक्वल टू सांप, नथिंग एल्स। मुझे ये भी नहीं मालूम था है क्या ये। फिर वो बोले कि मेरे को इसमें कोडिंग में हेल्प चाहिए, मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ तो इसमें हेल्प चाहिए मेरे को। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे एक दिन का समय दीजिए, लेट मी थिंक अबाउट इट। बिकॉज उस टाइम मैं क्लूलेस था, मैं ये भी नहीं बोल सकता था कि मुझे आता नहीं। अगर बोल देता तो शायद, बहुत डर था उस टाइम, मेरी स्कॉलरशिप की पर बात थी। तो मैं घर गया, मैंने घर में जाके परेशान था। मेरा दोस्त आते थे, मेरे 2 दोस्त बहुत ख़ास हैं। और वो दोस्त आया और वो कहता है कि सुमित क्या बात होगी। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। कहता है चलो मेरे साथ। तो हम लोग को SRM में ना एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, यू कैन गिव 5 रुपीज़ और वहाँ पे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं लाइब्रेरी में, यू कैन यूज़ हाई स्पीड इंटरनेट और वहाँ पे बैठ के 1 घंटा 5 PM चला सकते हो।
तो हुआ क्या कि मैं वहाँ गया, उसने मेरे को बताया, तुम ज़िंदगी में पहली बार उसने गूगल से मेरे को रूबरू कराया। google.com ये होता है, यहाँ पे youtube.com इसमें जाके तुम पढ़ सकते हो। अभी आप 3rd या 4th सेमेस्टर में हो? हाँ, ये तो 14 के एंड की बात है, ओके। 4th सेमेस्टर चल रहा था उस टाइम। तो उस टाइम मेरे को गूगल के बारे में मालूम चला कि गूगल होता क्या है, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। और ये डिस्कवरी जो थी मेरे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि वही यूज़ करके मैंने पाइथन सीखना चालू किया। ओके। अगले दिन मैं प्रोफेसर के पास गया, मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, मुझे आता नहीं है कंप्यूटर, पाइथन तो छोड़ो, मुझे कंप्यूटर नहीं आता। और मगर मैथ्स मेरी स्ट्रांग है। मैंने कहा कि मेरी मैथ्स स्ट्रांग है, आई कैन हेल्प यू विद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो मॉडलिंग है वो मैं आप जैसे बताओगे मैं करता जाऊँगा। वो अच्छा इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान हैं भी। उन्होंने कहा ठीक है, उनने मेरे को रिजेक्ट नहीं किया। मेरा एंथुजियाज़म, मेरी जो मैं रात भर जो पढ़ाई करके गया था पाइथन के बारे में, जितना मैं सीख सकता था रात भर में सीखा। अगले दिन गया और उनको बोला मैंने, सर ऐसी सी बात है। कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू वर्क विद मी। उन्होंने एक बंदा और अपने साथ रखा, सो वी बोथ स्टार्टेड वर्किंग विद हिम। मैं साथ में पाइथन सीखने लगा धीरे धीरे। तो मेरी जो लर्निंग थी ना बहुत ज़्यादा स्लो थी। अगेन इट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम ऑल्सो आई वॉज इन अ नीड ऑफ ए मेंटर। मुझे फिर से कोई बताने वाला नहीं था कि सुमित पहले ये सीखो, फिर ये सीखो, फिर ये सीखो। मैं हर दिन जाता था, लैब में बैठता था, और लैब में जो मेरे को मिलता था मैंने पाइथन लिखा, पाइथन के जो सर्च रिजल्ट आए जो भी मिले, ओके, मतलब रैंडम रिजल्ट्स आप कुछ भी खोल के पढ़ने लगा। अब उससे क्या हो रहा था कि जो मेरी लर्निंग थी वो इतनी स्लो चल रही थी कि एक सेमेस्टर निकल गया, मेरे को तब तक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना आया था। प्रिंट डाउनलोड कैसे करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं, पाइचाम कैसे लगाते हैं, मतलब सब करते करते मुझे एक सेमेस्टर निकल गया। इतना स्लो लर्निंग था। अगेन लोग सोचते हैं ना कि यार कि मैं किसी कंपनी को पैसा क्यों दूँ, मैं यूट्यूब से सीख सकता हूँ, मैं अपने आप कर लूँगा। आज तब भी पॉसिबल है ये चीज़ में। उस टाइम क्या था कि अपने पास कंटेंट था ही नहीं मार्केट में। यू हैव टू एक्चुअली स्ट्रगल अ लॉट। उस टाइम मेरे को कोई बताने वाला भी नहीं था कि करना कैसे है। उस टाइम मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, धीरे धीरे लर्निंग चालू हुई, प्रोफेसर ने बहुत हेल्प किया, एंड देन दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू डेटा साइंस नहीं बोलेंगे, दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू अ टेक्निकल साइड, जहाँ पे मेरी पाइथन में और थोड़ी थोड़ी टेक्निकल जार्गन्स में पकड़ मजबूत होने लगी। जब सेमेस्टर मेरा ख़त्म होने लगा, जब प्रोफेसर का काम ख़त्म हो गया, मैं जब 8th सेमेस्टर में पहुंचा, 7th सेमेस्टर की बात है ये, तब उस टाइम मेरे को आ गया था घमंड। मुझे लगा यार अब मेरे को आता है कुछ टेक्निकल, जबकि वो गलत था। वो घमंड भी गलत था। वो मैं जो एक बोलते हैं ना, तुम एक मिथ्या में हो, मिथ्या मतलब समझ रहे हो ना, कि तुम एक अपने एजम्पशन में हो कि तुम ऐसी कुछ चीज़ सीख लिए हो कि तुम कोई बड़ी कंपनी तुमको ले लेगी। ये मैं सोचता, मैं क्योंकि टॉपर था, तो जो भी कंपनी आती थी अराउंड एसआरएम में 100 से ज़्यादा कंपनी आई हैं। एंड उस टाइम पे एसआरएम पे कोडिंग कल्चर मतलब कैसा था? अभी तो हम देखते हैं काफ़ी सारे कोडिंग क्लब्स रहते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को भी लेके लोग अवेयर रहते हैं। उस टाइम भी था उस टाइम भी था, लेकिन उस टाइम टूवर्ड्स पाइथन, टूवर्ड्स डेटा साइंस नहीं था, C++, जावा पे ज़्यादा था। और मैं पाइथन था, इसमें कभी भी हमने पार्टिसिपेट या फिर कभी फोकस नहीं किया। तो जब 7th सेमेस्टर में कंपनी आना चालू हुई, तो जो भी मास रिक्रूटिंग कंपनी थी, TCS, विप्रो, कैपजेमिनी, इन सबको मैंने रिजेक्ट किया। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं टॉपर बैठा, मैं क्यों बैठूं। जो बड़ी कंपनी थी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनने मुझे रिजेक्ट किया। आई थिंक तब तो वही डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स वही बहुत ज़्यादा। तो मैं तो बिल्कुल उसमें था ना, मैं तो मतलब समझ रहा था कि मुझे बहुत कुछ अच्छा आता है, विच वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो जब पूरा रिजेक्शन होता गया, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, वो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ 7th सेमेस्टर जब पूरे कॉलेज में हर बंदे को जॉब मिल चुकी थी, सुमित शुक्ला कॉलेज टॉपर वॉज जॉबलेस। तो उस टाइम ऐसा टाइम था जो मुझे सबसे ज़्यादा एक डर भी था, क्योंकि मम्मी पापा के ऊपर बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि लोन चुकाना था। भैया के पास भी जॉब नहीं थी, उनका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं था, और मेरे पास भी जॉब नहीं थी, मेरे दोस्तों के पास भी जॉब नहीं थी, वो लोग भी प्रॉब्लम में थे, एप्टीट्यूड उनका ख़राब था। तब कॉलेज में मेरे जो प्रोफेसर थे वो लोग ये बोल रहे थे तुम इन तीनों के साथ रहते हो ना, इसीलिए तुम्हारा जॉब नहीं लगा। बट आई वॉज द लाइक आई नो द रीज़न। मैं खुद एक रीज़न था कि मेरे को एटीट्यूड था उस टाइम कि मैं काम करूँगा तो अमेजोन में काम करूँगा, फ्लिपकार्ट में काम करूँगा, गूगल में काम करूँगा, विच वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं उनके लिए तैयार ही नहीं था उस टाइम। तो मैं फिर
ये सेमेस्टर 7th सेमेस्टर क्लियर करके घर पहुंचा। घर में पहुंच के मैंने एक कंपनी है, एजुकेशन कंपनी है, उस टाइम बहुत छोटी थी वो, तो उनको मैंने ऑनलाइन चेक किया। मैं चेक करा तो उस टाइम सर जियो लॉन्च हो चुका था। और जियो वाज लाइक समथिंग विच हेल्प मी अलॉट। उस दिन मतलब एक दिन में यू कैन यूज़ 4 GB, और पापा ने उस टाइम लैपटॉप दिला दिया था, तो उसका यूज़ करके आई एनरोल इनटू देयर क्लासेस। अब उस टाइम मेरे को स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का गॉट इट। और ये आपने मतलब कौन से डोमेन के लिए क्लासेस में एनरोल करा आपने? जनरल डेटा साइंस। जनरल डेटा साइंस मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या क्या होती हैं डेटा साइंस में। आर मतलब पाइथन आता था, मगर उसके साथ आर, SAS, SPSS, SQL, एक्सेल, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये उनका कोर्स इतना भी मतलब फुल फ्लेज नहीं था, लेकिन सबका मेरे को आइडिया मिलने लगा कि अच्छा ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। अगेन मेंटर, राइट, रोल ऑफ मेंटर। तो वहाँ पे मेरे को किसी ने बताया कि सुमित ये होता है, इसको पढ़ोगे तो तुमको एक पूरा एक बकेट तैयार होगा, तब तुम्हारा पोर्टफोलियो तैयार होगा। तो वो चीज़ मेरी हुई उस टाइम मैंने 3 महीना हम लोग घर में रहे, क्योंकि 8th सेमेस्टर फाइनल ईयर होता है और फाइनल प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो हम लोग लेट पहुँचे जानबूझ के। तो उस टाइम जब मैंने ये 3 महीना पढ़ाई करी उनके साथ, देन आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अब हो जाएगा। फिर हम लोग कॉलेज गए, स्पोर्ट्स मैकेनिक्स करके एक कंपनी आई। स्पोर्ट्स मैकेनिक्स इज़ अ कंपनी विच इज़ ऑफिशियली टेकिंग केयर ऑफ द स्पोर्ट्स एनालिटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन हॉकी टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन वेरियस IPL टीम्स ऑल्सो। सो मतलब व्यूअर्स के लिए, मतलब जो हमको IPL पे स्टैट्स आते हैं कि इस टीम पे इतना जीतने का चांसेस है या इस स्टैट्स पे ये होना है, तो वो एनालिटिक्स को देखते हैं। वो एनालिटिक्स टुगेदर विद दैट 2 तरह के एनालिटिक्स होती हैं, ऑन प्ले, ऑफ प्ले। ऑन प्ले क्या होता है? ड्यूरिंग द मैच। जैसे आप अगर फुटबॉल अगर देखते हो तो कौन सा, आई डोंट नो, फुटबॉल में ज़्यादा देखता नहीं हूँ, हॉकी ज़्यादा देखता हूँ। तो हॉकी में आपका रिप्लेसमेंट्स होते रहते हैं। पेनाल्टी शूट आउट के लिए पेनाल्टी स्पेशलिस्ट होते हैं। तो कौन से पेनाल्टी स्पेशलिस्ट को भेजना है अगर पेनाल्टी शूट आउट आ रहा है, कौन से किस प्लेयर को रिप्लेस करना है किस पॉइंट में। सो यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स विद डेटा बेसिकली। करेक्ट। ये हॉकी में इंटरेस्ट आपको पहले से था या ज्वाइन करने के बाद? ये भी एक स्टोरी पूरी है। तो जब 8th सेमेस्टर में स्पोर्ट्स मैकेनिक्स आई, तो उन लोग को सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए था। पाइथन एक रिक्वायरमेंट थी। जब पाइथन रिक्वायरमेंट थी, हमने कहा ठीक है, कुछ भी हो, काम करना है, जॉब चाहिए अपने को। मैं गया इंटरव्यू, मतलब एप्टीट्यूड क्लियर होगा, इंटरव्यू राउंड आया। पूरे कॉलेज में 5 बच्चे बैठे उसमें, क्योंकि बच्चे नहीं बचे थे। 5वें में 5वां नंबर हमारा था इंटरव्यू के लिए। 5th राउंड में मतलब ऐसे 2 लोग बैठे हुए थे, हम जैसे हम दोनों बैठे हैं, मैं सामने बैठा, तो मेरे से पूछे कि पाइथन में ये क्या होता है। 2 लोगों का एक साथ इंटरव्यू हो रहा है? 2 लोग मेरे को इंटरव्यू कर रहे थे और मैं बैठ के उनके आंसर कर रहा था। मैं आखिरी बंदा था, रात के शाम के 7 बज रहे होंगे। वो लोग भी पूरा आराम से बैठे हुए थे, हम भी बैठे थे। तो वो क्वेश्चन पूछे मेरे से कि पाइथन के 2-4 क्वेश्चन पूछे, मैंने बता दिया। कहते हैं ठीक है सुमित, वी आर गुड विद यू, ये ज्वाइनिंग डेट्स आएंगी। तब मैंने वो बोलते हैं कि सुमित टेल मी अबाउट योरसेल्फ, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स होकर बात कर रहे थे। तो मैंने बात करना चालू किया, उनको बताना चालू किया कि मैंने करा क्या क्या है, मेरी जर्नी क्या क्या है, मैंने डेटा साइंस में क्या क्या किया है। तो जो बंदा मेरे को, जैसे आप हो और एक आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो और मैं साइलेंटली बैठ के सुन रहा हूँ, तो वो बंदा एक्चुअली में लीड परफॉर्मेंस एनालिस्ट था इंडियन हॉकी टीम का, ऑफिशियल मेंस इंडियन हॉकी टीम। तो वो मेरे से पूछा कि सुमित डू यू वांट टू वर्क फॉर इंडियन हॉकी टीम। अब मैं उस टाइम, मेरा वजन था 100 किलो। मैंने उसको बोला सर मेरा वजन 100 किलो, मैं भाग भी नहीं सकता, मैं आपके हॉकी में खेलूँगा कैसे। तो वो बोलता है नहीं, खेलना नहीं है, यू हैव टू बी टेकिंग केयर ऑफ द एनालिटिक्स टाइम। मेरे को एक असिस्टेंट चाहिए, तो हमारी एनालिटिक्स टीम है और वहाँ पे सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है सर, आई एम इंटरेस्टेड। तो वहाँ पे जो मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला जो पोजीशन क्लियर हो गया था, उसको उन्होंने होल्ड में डाला। और दूसरा रोल आपको ऑल टुगेदर ऑफर कर दिया? ऑफर नहीं किया, उन्होंने बोला कि हम लोग आपको बुलाएंगे, आपको नेक्स्ट मंथ बुलाएंगे फॉर योर इंटरव्यू। नेक्स्ट मंथ ही नहीं बोला, विल कॉल यू सून इन आवर ऑफिस फॉर द इंटरव्यू, जब हम लोग का प्रोसेस चालू होगा। तो मतलब वो सॉफ्टवेयर वाला होल्ड हो गया। तो वो तो गया वो तो गया, मतलब उसका कुछ कंफर्मेशन मिला नहीं। बाकी सबको कंफर्मेशन मिला, मुझे मिला भी नहीं। तो मैं तो एक उसमें था कि हाँ मेरा हो गया है, मतलब मेरे को उस टाइम संतुष्टि थी कि अब घर जा रहा हूँ तो जॉब है अपने पास, लेकिन कंफर्मेशन नहीं था उस टाइम।
तो जब घर गया तो अब हॉकी सीखना था, तो मैंने कानपुर में जाके वहाँ पे अपने कानपुर में ढूंढना चालू किया कि हॉकी कौन सिखाएगा। तो वहाँ पे कानपुर में अपना ग्रीन पार्क स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहाँ पे मतलब इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं और होते हैं, अभी भी हुआ था, रोड सेफ्टी वाला भी हुआ है। तो वहाँ पे पॉल देवेंद्र करके वो नेशनल प्लेयर है, बहुत अपने पुराने ज़माने के बहुत नेशनल प्लेयर है, वो वहाँ रहते हैं और वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। तो उनको जाके मैंने ज्वाइन किया, वहाँ से हॉकी सीखना चालू किया। मतलब उस समय में एनालिटिक्स सीख रहा था, उसके बाद मैंने हॉकी सीखा। अब मैं शाम को हॉकी खेलने जाता था, तो खेलने जाता था तो उससे सीख रहा था टैक्टिक्स क्या होती है, खेलते प्ले गेम क्या होता है, ऑफ प्ले ऑन प्ले क्या होता है, सब पूरा स्ट्रैटेजी सीख रहा था। जस्ट बिकॉज कि मेरे को मालूम था कि अब जब इंटरव्यू में बुलाया जाएगा तो इसको मैं यूज़ करूँ और बोलूँ कि सर मैंने मेहनत की है, अब मेरे को जॉब मिल जाएगी। एंड टिपिकल जो हम डेटा साइंस वाला वेन डायग्राम हम देखते हैं उसमें होता है मैथ होता है, कंप्यूटर साइंस होता है, डोमेन नॉलेज होता है। तो अभी आपको मैथ था ही, पाइथन आपने सीख लिया, डोमेन नॉलेज, करेक्ट। डोमेन नॉलेज के बिना कुछ नहीं हो सकता, राइट? तो वो निकालना ज़रूरी था। जब मैं पहुंचा वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, मुझे 1 महीने बाद बुलाया उन लोगों ने, तो द पर्सन हु सिलेक्टेड मी दैट टाइम एट SRM, वो अभी भी खुश था मेरे से। वहाँ की जो एनालिटिक्स टीम थी उसको उन्होंने बोला कि नहीं यार, इस बंदे में अभी बहुत सारी खामियां हैं, ही इज़ नॉट वेल प्रिपेयर्ड। तो उन लोगों ने अपना अप्रूवल नहीं दिया, दे वर अगेन 50-50, दे वर नॉट हैप्पी बिकॉज एनालिटिक्स, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स एक ऐसा इंडस्ट्री है ना जहाँ पे आपको मतलब सबको हायर नहीं करते हैं वो लोग, बहुत बहुत स्पेसिफिक हायरिंग होती है उधर, बिकॉज रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है और ऑल इंडिया लेवल में हायरिंग होती है, मतलब पूरे इंडिया में उन लोग को 5 बच्चे चाहिए होंगे। तो और उसमें भी मतलब बहुत स्पेसिफिक हो गया ना कि बंदे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए एंड ही शुड बी गुड इन एनालिटिक्स, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया। तो वो कॉम्बिनेशन सबके अंदर नहीं होता है। तो वो लोग इंटरव्यूज़ कर ही रहे थे, तो मुझे इन्होंने फिर से होल्ड में डाला, कहते हैं विल गेट बैक टू यू। मेरा नहीं हुआ, फाइनली मेरे दिमाग में बना लिया कि नहीं हुआ। तो एक और कंपनी, फिर मैं घर वापस आया, फिर मैंने ट्राई आउट करना चालू किया। स्पोर्ट्स लेंस करके एक कंपनी है, वो इंडियन कबड्डी टीम के ऑफिशियल है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी कबड्डी टीम में सिलेक्शन हुआ तो मैं ऑफिस पहले दिन गया, तो वहाँ पे मेरी सैलरी नंबर्स में बताऊँ तो 38,000 ऑफर की उनने। अब चेन्नई में 38,000 में सर्वाइव करना वॉज डिफ़िकल्ट। 8,000 तो कमरे का किराया था, 18,000 रुपये मेरी EMI थी जो कि भैया का लोन लिया था, तो सब कट कुटा के मेरे पास लगभग 10,000 रुपये बचते थे एंड में, उसके ऊपर सर्वाइवल था पूरा। तो वो एक डिफ़िकल्टी आ रही थी। तो उस टाइम फिर मैंने सोचा आगे ट्राई आउट करते हैं। 1 महीना भी नहीं हुआ था उनके साथ काम करते हुए, मैंने कहा आगे ट्राई आउट करना है। एंड देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी विद द एजुकेशन कंपनी। वो लोग मशीन लर्निंग का प्रोग्राम बना रहे थे उस टाइम के, तो वहाँ इंटरव्यू चालू हुए कि उनका भी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फाइनली जाके वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो मुंबई में बेस्ड कंपनी थी वो, अभी है। एंड देन आई स्टार्टेड माई लाइक अच्छे स्केल पे जो जर्नी चालू हुई। पढ़ाई लिखाई के बाद जो मेजर जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, वो मुंबई में जाके चालू हुई। और यहाँ पे आके मैं मशीन लर्निंग के, मतलब अभी तक मैंने डेटा साइंस में काम किया था, यहाँ पे मैं कोर मशीन लर्निंग में काम करने लगा। तो कौन सा कंटेंट बनाना है, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला कि मैं बहुत सारे प्रोफेसर्स के साथ मिलने का मौका मिला। बहुत सारे मेजर इंस्टीट्यूट, IIT, IIMs के साथ जो प्रोफेसर्स हैं, जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, इनके साथ बैठ के प्रोजेक्ट्स बनाए, कंटेंट डिज़ाइन किया। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने का मौका मिला, बहुत ज़्यादा गहराई से समझने का मौका मिला। और वही एक चीज़ थी जो मुझे एक क्लियर लेवल में डेटा साइंस को समझने का मौका मिला। बिकॉज मेरी जॉब पढ़ना थी, पढ़ के पढ़ाओ, पढ़ के बनाओ। तो पढ़ भी रहा था, बना भी रहा था, तो एक दो लर्निंग भी हो रही थी और इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ हुआ। बोल सकते हैं मेरे लिए एडवांटेज था कि मैं क्लियर करते रहा अपना कॉन्सेप्ट्स को। फिर जाते जाते आई देन ज्वाइंड कंपनी नोन एज हॉपस्कॉच, 2019 की बात है। और वहाँ पे मैं सिर्फ 1 महीना काम किया। अब मम्मी का बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, तो मुझे कॉल आया कि सुमित ऐसी सी बात है, तो मैं घर चला गया और मैंने वो कंपनी छोड़ दी। घर में अकेले बैठा था, जो अगेन जॉबलेस था। एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन। ये भी एक किस्सा है कि कैसे ऑनलाइन टीचिंग ज्वाइन कर ली। कि तो अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताऊँ, बिफोर कॉलेज और बिफोर 12th क्लास,
मैंने 2006 से पढ़ाना चालू किया था, लोकल बच्चों को कोचिंग पढ़ाता था। तब आप कौन से स्टैंडर्ड में थे? 7th क्लास में। 7th क्लास से मतलब आप पढ़ाना चालू किया? टीचिंग मैंने चालू कर दी थी। हाँ। कोचिंग्स नहीं होती हैं जो ट्यूशन्स, तो वो मैं अपने एरिया में एक फेमस टीचर था। ओके। फिर मैंने 10th क्लास में 11th क्लास में एक्चुअली मैंने फिर से कोचिंग चालू किया और फुल फ्लेज कोचिंग क्लासेस चालू कर दी थी मैथ्स और साइंस, क्योंकि मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था उस टाइम। तो मैथ्स की मैंने क्लासेस चालू कर दी थी, पूरा कोचिंग सेंटर था, ऐसा अपना कमरा था और वहाँ कोचिंग पढ़ाता था। तो एक टीचिंग जो थी ना, वो हमेशा से मेरे अंदर एक मेरी स्किल थी। और जब मैंने अब यहाँ पे मुंबई में मैंने ज्वाइन किया, तो यहाँ पे भी मैं उसी फील्ड में था, एजुकेशन फील्ड में था। तो जब मैं कानपुर वापस गया 2019 में, देन आई स्टार्टेड कि एक कंपनी में वो रीच आउट किया कि ऐसी ऐसी बात है, आप एक क्लास ले लो। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे मालूम था कि मुझे करना वही है मेन, मेरा डेटा साइंस, मेरे को कहीं जॉब फाइंड आउट करनी है। लेकिन इमीडिएट अभी मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने कहा लेट्स ट्राई इट आउट। मैंने फिर पहली क्लास ली, दूसरी क्लास ली, दो क्लास बहुत अच्छी हुई, लोगों को बहुत पसंद आया, तो उन्हें और क्लास दी। तो मैंने फिर उस टाइम माइंड बनाया कि चलो ऐसा करते हैं, 3 महीना 2 महीना कर लेते हैं, तब तक अपना जॉब ढूंढते हैं, इधर से भी इनकम आएगा, कंपनसेट हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। करते रहे आज ये दिन है कि वो जॉब अभी भी ढूंढ रहा हूँ। ये फुल टाइम हो गया। ये फुल टाइम हो गया। तो थोड़ा सा भी ना मैं रोल बैक करना चाहूँगा, राइट? जैसा आपने बताया कि लाइफ में कोई मेंटर नहीं था बताने के लिए कि आईआईटी अच्छी जगह है, जाना चाहिए, तो क्या वो रिग्रेट अभी भी है आपको कि आईआईटी नहीं जाने का, या अभी सेटल्ड है, अभी खुश है? नहीं, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। देखिए, जो भी लाइफ में जैसे हम लोग बोलते नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये मेरी लाइफ में प्रूफ हुआ है हर जगह। मेरे को पहले रिग्रेट हुआ है हर जगह रिग्रेट। जैसे मैंने जब जॉब छोड़ी थी तब मेरे को रिग्रेट हो रहा था। जब मैंने पहली अपनी जो एजुकेशन कंपनी उसको छोड़ा, तब मेरे को रिग्रेट हो रहा था कि मैंने क्यों छोड़ दिया। जब मैं हॉपस्कॉच छोड़ दिया, तब मेरे को रिग्रेट हुआ था मैंने क्यों छोड़ दिया। जब मैं यहाँ पढ़ाना चालू किया, फिर मेरे को लगा कि मैं इतना टाइम इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए। मैंने बहुत सारी ट्राई आउट करी चीज़ें बीच में, उसको छोड़ता गया तो रिग्रेट होता गया, लेकिन एट द एंड एवरीथिंग वाज हैविंग ए पर्पस। एक चीज़ वो ना लाइन अप होती ही गई कि हाँ मैं इसको कर रहा हूँ। अब मैं आज भी परेशान नहीं होता हूँ, मतलब मैं अपनी खुद की एक कंपनी छोटी सी रन कर रहा हूँ और 2-4 लोग मेरे अंदर काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी जाती है महीने का इतना, एक मिनिमम अमाउंट जनरेट करना एक प्रेशर है अपने अंदर। लेकिन कभी टेंशन नहीं इस बात के लिए, क्योंकि मेरे को हमेशा ना वो मेरी लाइफ में प्रूफ हुआ है कि यार परेशान होने से फ़ायदा नहीं है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं से हो जाता है। तो वो मेरे को टेंशन नहीं है। आज भी रिग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि आईआईटी के लोग मेरे साथ काम करते हैं, मेरी बात सुनते हैं। तो एक समय था जब मेरे को लगता था यार आईआईटी के लोग बहुत अलग तरह के लोग होते होंगे, वो लोग का लेवल बहुत अलग होता होगा, बात अलग से करते होंगे। लेकिन आज उनके साथ काम करता हूँ, मेरे साथ वो मेरे नीचे भी काम करते हैं, तो देयर इज़ नो डिफरेंस। इट इज़ लाइक तुम्हारे अंदर कितना कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तुम्हारी सॉफ्ट स्किल कितनी अच्छी है, और तुम कितना कॉन्फिडेंट हो अपनी जॉब के लिए, वो मैटर करता है। तो कॉलेज का बैकग्राउंड एक समय तक साथ रहता है, when you are actually entering into industry, IIT और IIM एक साथ देता है, लेकिन इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए actually need a good skill, उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अभी सर मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया काफ़ी टाइम से आप कॉर्पोरेट जॉब में आप नहीं हो, यू आर डूइंग फुल टाइम टीचिंग ओनली, तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स? मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन और प्रोफेशन का हम गैप बोलते वही बोलते हैं ना कि जो पढ़ाने वाला बंदा है वो काम नहीं करता। तो इससे आप मतलब ये गैप कैसे फुलफिल करते हैं? तो ये अभी जैसे मैंने अपनी कंपनी के बारे में बताया, तो कंपनी जो है मेरी, ये सिर्फ एजुकेशन के अब काम नहीं करते हम लोग। तो हम लोग 3 हिस्से में काम करते हैं। एक मेरा लाइव टीचिंग है जो मैं करता हूँ, एक टीम है जो कि प्रोजेक्ट्स है, जो जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं जो खुद की डेटा साइंस टीम नहीं इस्टेब्लिश की हैं, जैसे स्टार्टअप्स हो गए नए, उनको भी एनालिसिस करवाना है, उनको भी कुछ मॉडल बनवाना है, लेकिन दे कैन नॉट हैव अ फुल फ्लेज डेटा साइंस टीम, तो वो प्रोजेक्ट आउटसोर्स करते हैं। तो वो प्रोजेक्ट लाते हैं हम लोग अंदर, हम लोग की टीम है, मैं उनको मेंटर करता हूँ, उनके साथ हम लोग काम करते हैं और उसको उनका प्रोजेक्ट सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है ना कि हम लोग, मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जो मेरे बहुत खास बच्चे हैं, उनको इन्वॉल्व कर पाता हूँ एक लाइव प्रोजेक्ट में,
और साथ में मैं भी इंडस्ट्री की एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता हूँ, तो एक सिंक अप बना रहता है इंडस्ट्री। विन-विन सिचुएशन हो गया, बच्चों को भी लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने करेक्ट को मिल रहा है, आपको भी सपोर्ट करेक्ट मिल रहा एंड है। मैं भी फ्री में नहीं कराता हूँ, हाँ। आई इक्वली पे देम बिकॉज मैं, क्योंकि आज जहाँ बैठा हूँ एक फ्रीलांसर की हैसियत से आज पहुँचा हूँ यहाँ पे, तो मैं एक इक्वली रिस्पेक्ट करता हूँ। बंदा चाहे मेरे लिए 1 लाइन का कोड लिखे चाहे 100 की लाइन का कोड लिखे, इट्स नीड टू बी इक्वली कंपनसेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ में कभी उसको ऐसा ना लगे कि मेरा फ़ायदा उठाया गया था। तो मैं पेमेंट अभी भी सबको करता हूँ। और थर्ड जो हमारा सेक्टर है जिसमें हम लोग काम करते हैं वो होता है सपोर्ट इन द सेंस कि किसी बच्चे को जॉब मिल नहीं रही है तो उसका हम लोग रेज्यूम रिव्यू करते हैं, उसका रेज्यूम हेल्प करते हैं। किसी को अगर अपना करियर गाइडेंस के लिए कॉल करवानी है या फिर किसी को मेरे से बात करनी है या फिर किसी को अपना मान लो कुछ प्रोजेक्ट सॉल्व कराना है, तो एक सपोर्ट पूरा टीम है। तो इसमें 3 टीम्स हैं, 3 लोग साथ में काम अभी करते हैं। मतलब कितने लोग होंगे आपकी कंपनी में लगभग? टोटल 10 है। 10 लोग हैं। हाँ, बहुत सिलेक्टिव लोग हैं, बहुत खास, बहुत सिलेक्टिव, क्योंकि मेरे पास उतना अभी इनकम जनरेशन नहीं है कि मैं इतनी बड़ी टीम तैयार करके सबको ट्राई आउट कर सकूं। तो ट्राई आउट करने के लिए भी मेरे को 5 बार सोचना पड़ता है कि इसके ऊपर पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं, क्योंकि ऐसे मैंने बताया आपको कि मैं किसी को फ्री में काम नहीं कराऊंगा, करवाऊंगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर दूंगा, और अगर अमाउंट देना है तो उस बंदे को इक्वली होना चाहिए, इसलिए। तो परफेक्ट है। तो व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी आपको और सारी टेंशन नहीं कि हाँ यार मेरे को ये कोड लिखना है, मेरा ये मॉडल ही खत्म करना है। बट नाउ व्हेन यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, राइट, आपको थोड़ा बहुत फाइनेंस भी देखना है, आपको क्लाइंट एक्विजिशन भी देखना है, तो वो सारी चीज़ें अभी कैसे मैनेज हो रही है? वो धीरे धीरे करके यार सब आ जाता है। हाँ। एक बार जब प्रेशर पड़ता है ना अपने ऊपर तो सीखना पड़ जाता है। अगेन इफ़ यू आर ए कॉन्स्टेंट लर्नर यू कैन डू एनीथिंग। तो ज़िंदगी की जब मैंने अपनी स्टोरी तुमको जब बताई, ज़िंदगी में मैं कुछ नहीं था, आज अपनी पोजीशन को डिफाइन कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैंने कांस्टेंट लर्निंग पे भरोसा रखा। जहाँ पे लोग सेटल डाउन कर जाते हैं ना, जैसे मेरे पिताजी बोलते हैं कि यार सुमित तुमको IAS बन जाना चाहिए या फिर तुमको सरकारी जॉब करनी चाहिए, वो मेरे को कभी आइडिया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे जाके एक लर्निंग स्टॉप हो जाती है। वहाँ पे आप सेटल डाउन हो जाते हैं, मुझे लगता है कि 9 to 5 आराम से आपने काम किया, एक छुट्टी आपको मिल रही है, आप आराम से फैमिली में हो, तो वो कभी मेरे को वो कभी अपील नहीं कर पाया वो जॉब मेरे को। तो मैंने कभी ट्राई आउट ही नहीं किया गवर्नमेंट के लिए। तो कांस्टेंट लर्निंग में भरोसा जो करते हैं ना, वो कभी उनकी ग्रोथ स्टॉप हो नहीं सकती, और उनके लिए कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलवेज एबल टू फाइंड आउट द आंसर। जब मैंने गूगल नहीं जानता था, 2014-13 की बात है, जब गूगल नहीं जानता था, आज इफ़ यू गूगल सुमित शुक्ला डेटा साइंटिस्ट, पूरा फर्स्ट पेज जो है डेडिकेटेड टू मी है। तो वो वहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जर्नी है, नॉट नोइंग गूगल एंड हैविंग अ प्रेजेंस ओवर गूगल, ये सिर्फ लर्निंग और हार्ड वर्क के ऊपर है। कि मैंने स्टॉप नहीं किया कहीं पे भी। तो अभी भी मतलब आपका लर्निंग कैसे चल रहा है एट दिस, मतलब क्योंकि एक कर्व आ ही जाता है ना, तो आप बहुत एक मैच्योर स्टेट पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर लर्निंग? मैं अभी और चीज़ें जैसे नई मार्केट में आ रही है, मेटावर्स आ रही है, NFT आ रहा है, स्टॉक मार्केट है जिसमें बहुत हाथ में मार रहा हूँ आजकल, ट्राई आउट कर रहा हूँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं डेटा साइंस को ही पकड़ के अब आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, आई एम ऑल्सो ट्राइंग आउट वेरियस अदर थिंग्स, जिससे क्या है कि आई एम स्टिल लाइक, अगर मेरे को एज ए फ्रीलांसर ही काम करना है ज़िंदगी भर, तो बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए अपने अंदर बेचने के लिए, और वो स्किल्स में भी मास्टरी होनी चाहिए। तो नाउ इफ़ आई स्टार्ट, आज स्टार्ट करूँगा तो आज से 5 साल बाद शायद फिर से मेटावर्स में ही मैं कुछ कर पाऊँ, तो वो पढ़ाने लगूँ आगे जाके। तो अभी से चालू कर दिया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लर्निंग चालू हो गई है। तो वही कि जैसे हर 5-10 साल में ऐसे नया नया बज़वर्ड जाता है, जैसे अभी मेटावर्स और ये सब चल रहा है, तो डेटा साइंस को लेकर आपको क्या ओपिनियन है? अभी मतलब डेटा साइंस अभी भी बूमिंग स्टेज पे है, या आने वाला फ्यूचर इसका कैसा रहेगा? अगर देखो, 2 चीज़ें बहुत सिंपल है, बहुत लोगों को समझने में दिक्कत होती है, बहुत सिंपल है ये चीज़। एक चीज़ जो मार्केट से कभी नहीं जानी है वो है सॉफ्ट स्किल, बोलने का तरीका। मैं आज अपने आप को बेच पा रहा हूँ, नॉट बीइंग विद द कंपनी, किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, तब भी अपने आप को बेच रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई हैव अ कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश में बोल सकता हूँ, हिंदी में बोल सकता हूँ, अपने बात को प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये एक
प्राइमरी स्किल है जो सब बच्चों को सीखनी चाहिए। अगर ये चीज़ आती है तो इसके ऊपर टॉप अप किसी का भी कर सकते हो। डेटा साइंस इज जस्ट अ टॉप अप ओवर इट। अब बात आती है कि डेटा साइंस 10 साल बाद 5 साल बाद एग्जिस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, उस लेवल में नहीं रहेगा। इट विल कीप ऑन इवॉल्विंग, लेकिन बेस तो वही रहेगा ना। जैसे आप अगर कुछ मकान बनाते हैं तो बेस से बनाते हैं, राइट? बेस वही रहता है, देन वी कीप ऑन एडिंग फ्लोर बाय फ्लोर ऐड होता रहता है। अब आपको अगर बेस आता है, आपका बेस स्ट्रांग है, आपको सॉफ्ट स्किल आती है तो आपका बेस स्ट्रांग है, तो ऊपर चढ़ने में आसानी होगी। और जिसको बेस आता है वो हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री में। आपको देखो इंडस्ट्री में आज भी NLP और डीप लर्निंग की जॉब्स इतनी नहीं है। दे स्टिल नीड पीपल हु आर गुड एट problem solving. They still need people who are good at just base Python, or maybe they need people who are good at various visualization tools. उनको मॉडलिंग नहीं करवानी है, उनको बस ये पता करना है कि यार अगर ये डेटा है तो ऐसा क्यों हुआ है। और लोगों को नहीं आता है ये चीज़ भी करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती है। जैसे मैं अभी बोलूँ चाय बनाओ मेरे लिए, तुमको मान लो चाय नहीं आती बनानी, तुम उसको कैसे सॉल्व करोगे प्रॉब्लम को? लोग तुरंत बोल देंगे सर मेरे को चाय बनानी आती नहीं है। लेकिन ये मेरे को नहीं चाहिए ना, ये एटीट्यूड ही नहीं चाहिए मेरे को। एटीट्यूड क्या चाहिए कि नहीं आती तो बनाएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, चलो मैं तैयार करता हूँ, क्या करना है, फर्स्ट स्टेप गूगल किया, समझा, वीडियो देखी, स्टार्ट किया, पहली बार गलती हुई फिर से बनाया। तो जिसके अंदर एटीट्यूड होता है ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, उसके लिए डेटा साइंस है। और ये एटीट्यूड को कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी डेटा साइंस एक फील्ड है जो भी टैकल कर सकते हो। बट आई बिलीव ये तो फिर डेटा साइंस पे लिमिटेड नहीं, एनी टेक्निकल जॉब इफ वी से, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, कुछ भी हो गया, ये चीज़ तो एप्लीकेबल है ये। बहुत प्राइमरी चीज़ है ये। अपने अंदर लोग, मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट सॉल्व करते हैं वो लोग ड्यूरिंग देयर कोर्स। तो उनको उसमें भी हैंड होल्डिंग चाहिए होती है कि इस प्रोजेक्ट में करना क्या है, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। आई ऑलवेज बिलीव कि ये हैंड होल्डिंग नहीं लेनी चाहिए। ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, जितना कोशिश कर सकते हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो, इंडस्ट्री को समझो। अभी लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है, उन्हें लास्ट में देखा कि अच्छा ये एक निकालना है, दे लेफ्ट आउट द कंप्लीट डोमेन। जो डोमेन नॉलेज उसमें है वो उसको कंप्लीटली इग्नोर किया। लास्ट लाइन देखी कि XYZ का प्लॉट करना है, उन्हें प्लॉट करके आंसर कर दिया, उनको नंबर मिल गए, पास हो गए। इस पूरे प्रोसेस में उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर दिया, विच इज़ हैविंग द बिजनेस नॉलेज। अब तुम अगर बिजनेस नहीं समझोगे तो सॉल्व क्या करोगे? अगर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी है तो पहले बिजनेस सीखना पड़ेगा, और वो लोग मिस आउट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें टाइम इन्वेस्ट लगता है इसमें, बट दैट दीज आर द थिंग्स विच आर प्रिपेयरिंग यू फॉर ए वेरी ग्रेट जॉब रोल। डेटा साइंटिस्ट को सेक्सियस जॉब बोला गया है ना? क्यों बोला गया है? बिकॉज आप एक ऐसी पोजीशन में बैठे हो जहाँ पे आप CEO से बात करते हो, जहाँ पे आप मैनेजमेंट से डायरेक्टली बात करते हो। मैनेजमेंट को अगर बोलोगे ना आपकी यार ये सेल्स ऐसा डाउन हो रही है और ये पैटर्न है और इसका रीज़न ये है, दे विल लिसन टू यू। एडमिन का बंदा, IT का बंदा और कंटेंट का बंदा जाके उनसे मिल भी नहीं सकता है, तुम उनके साथ जाके बात कर सकते हो, वो सुनेंगे तुमको। दैट्स द रीज़न दिस इज अ सेक्सियस जॉब, बिकॉज यू आर होल्डिंग अ पोजीशन विच वर्थ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो डिफरेंस होता है, और उस पोजीशन को डिफाइन करने के लिए वो एटीट्यूड भी होना चाहिए। सेकंड चीज़ एक बार मैंने पोस्ट करा था ऑनलाइन कि लाइक अगर डेटा साइंटिस्ट शेफ होते हैं आज के टाइम पे, तो वो लोग ना अपने यूटेंसिल्स दिखा रहे होते रेदर देन रेसिपीज। मतलब मेरे को सब्जी बनाना आता नहीं, बट मैं शो करूँ कि यार मैं पैन में भी बना सकता हूँ, मैं कुकर में भी बना सकता हूँ, विच इज लाइक पांडास में कर लिया, एक्सेल में भी कर लेगी। बट कोर जो आप बता रहे हो कि बिजनेस सॉल्विंग चाहिए, वो नहीं आ पता लोगों में। दो चीज़ें हैं, जैसे एक टूल होता है, जैसे अपने लैपटॉप ही ख़राब हो गया है, अब इसमें अपना जो स्क्रू ड्राइवर है, दैट इज़ अ टूल। इसको ओपन करने के लिए वो चाहिए, उसके बिना इसका काम नहीं होगा। बट जब ये खुल जाएगा तो इसके अंदर आपकी नॉलेज चाहिए कि इसके अंदर हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। अब लोगों को क्या है ना, ये टूल आते हैं, तूने खोल तो लिया, अंदर कॉन्टेक्स्ट नहीं बता, अंदर खोल के करना क्या है वो कौन बताएगा? पाइथन, SQL, SPSS, SAS, R, ये सब टूल है, इसको टूल की तरह सीखो। मगर ये डेटा साइंस है, ये नहीं है। इंडस्ट्री में आजकल क्या है ना, लोगों को
नहीं सही से बताया जा रहा है कि ये टूल है और ये स्किल है। एंड ऑल्सो काफी हेवी लिफ्टिंग भी चल रही है, जैसे ML इतना बजवर्ड हो गया कि हम हर जगह उसको घुसाना चाहते हैं। जहाँ बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लग सकता है, हमको नहीं ML डीप लर्निंग को घुसाना। इट इज जस्ट लाइक कि मेरे को सब्जी काटनी है, मैं तलवार लेके आऊंगा, चाकू लेके नहीं आऊंगा, व्हिच वुड बी मोर एफिशिएंट। एक मशीन लर्निंग में एक कॉन्सेप्ट है ऑकम्स रेजर, उसमें ऑकम्स रेजर ने बोला हुआ है कि ऑलवेज लुक फॉर द सिंपलेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। कोई भी मशीन लर्निंग मॉडलिंग हम लोग करते हैं तो हम लोग हमेशा ABCD से चालू करते हैं, मतलब A सबसे सिंपलेस्ट मॉडल, देन B, देन C, और हम लोग कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज ना हो, आसान से आसान में अपना काम बन जाए। अभी हम लोग क्या है ना कि मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे जो को डीप लर्निंग और NLP इतना बढ़िया नहीं आता है, बट स्टिल मैं मार्केट में सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं बैंक्स के साथ काम करता हूँ बिकॉज दे डू नॉट नीड NLP। उन लोग NLP चाहिए तो बहुत उनके बहुत ये ट्राई आउट प्रोजेक्ट्स हैं कि अभी ट्राई आउट कर रहे हैं अभी मार्केट में, और वो अगर वो जो प्रोजेक्ट्स वो लोग कर भी रहे हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप फ्रेशर हो, आप अभी इंडस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहे हो तो दिस विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। आपको वो कोर चीज़ पढ़नी पड़ेगी पहले। जब आप इस कोर में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे देन यू विल बी एबल टू पुट योर सेल्फ इन दैट प्रोजेक्ट जिसमें अच्छा खासा बैंक का पैसा लग रहा है। तो बैंक NLP और डीप लर्निंग में पैसा लगाई हुई है, लेकिन दे कैन नॉट पुट एवरीवन इनटू इट। जैसे मैंने बताया कि मेरी टीम है, मैं टीम में हर बंदे को नहीं ले सकता, मैं उसी बंदे को लूँगा जिसका बेसिक बहुत क्लियर होगा, क्योंकि मेरे को पैसा लगाना है। वही इंडस्ट्री में वही चीज़ है। अगर इंडस्ट्री में आपको एम्प्लॉयबल बनना है, आप चाहते हो कि नौकरी मिल जाए, तो ऐसी चीज़ सीखो जो कि कोर है, स्ट्रॉन्ग है, जो कि इंडस्ट्री में रहेगी ही रहेगी। NLP डीप लर्निंग से बज़वर्ड के पीछे भागेंगे तो हम लोग सीख तो जाएंगे, लेकिन वो तुमको नहीं हायर करेंगे बिकॉज उनको डर है यार, तुम नए बंदे हो, तुमको वो करोड़ों का अपना डेटा दिखा दें। पहले तुम प्रैक्टिस फील्ड में तो काम कर लो, और उसके लिए तुमको इतनी बड़ी नॉलेज की जरूरत नहीं है। तुमको बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, तुमको विजुअलाइजेशन आना चाहिए, वो सब बेसिक्स आते हैं तुम्हारे लिए बहुत है। वो लोगों को वो भी नहीं आता है। टिपिकल डिलेमा ये भी बचता है कि फ्रेशर्स ये सारी चीजें अगर सीख भी ले तो डेटा साइंस में तो मतलब स्पेशली रहता है कि मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। तो बंदा एंट्री कैसे करे इन सब में? एंट्री करने का सबसे सिंपल तरीका है कि अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करते रहो। एंट्री करने का तरीका है इंटर्नशिप भी गलत तरीके से आजकल प्रोजेक्ट हो रही है मार्केट में। अब जैसे मैंने बहुत सारी कंपनियां देखता रहता हूँ लिंक्डइन में, तो वो इंटर्नशिप के नाम पे क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ प्रोजेक्ट एज ए, जो कि हम लोग केस स्टडी और असाइनमेंट्स अपने कोर्स में देते हैं। वो प्रोजेक्ट दे दिया, उनको बोल दिए सॉल्व करो, उसके ऊपर भी वो पैसा लेते हैं एंड देन दे गिव अ सर्टिफिकेट विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। वो इंटर्नशिप नहीं है। इंटर्नशिप इज़ व्हेन यू आर एक्चुअली सिटिंग विद अ टीम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। तुम उनके डेटाबेस को देख रहे हो। हम लोग जो आज डेटाबेस में प्रैक्टिस करते हैं और जो कंपनी में डेटाबेस होता है, हम लोग में 3-4 टेबल होती हैं, उनके में 100 टेबल 200 टेबल्स होती हैं, 5-10 जॉइन एक साथ लग के तब काम होता है। वो जब तुम अपने आप को उस पोजीशन में बैठ के काम करोगे तब तुमको समझ में आएगा कि डेटा साइंस एक्चुअली में करते क्या है उसमें। वो चीज़ ये सब इंटर्नशिप से नहीं मिलेगा। तो हम लोग को जब इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग को इसमें बड़ा ध्यान लगाना है कि इंटर्नशिप कौन सी लेनी है। ये 100-200 रुपये जो दे के और 1000 रुपये दे के जो इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, इससे काम नहीं मिलेगा। और पहली बात तुम लोग पेड इंटर्नशिप होनी चाहिए, आपको पेमेंट मिलना चाहिए। हाँ करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। तो सेकेंडली एक ओपिनियन ये भी चाहिए कि काफ़ी लोग हैं जो दूसरे डोमेन से शिफ्ट होना चाहते हैं डेटा साइंस में, राइट? ऑब्वियसली कि इंटर्नशिप के थ्रू एक फुल टाइम जॉब में जाना इट इज़ अ ईजियर वे कंपैरिजन टू कि आपको डायरेक्ट कोई फुल टाइम एज अ डेटा साइंटिस्ट हायर करे। तो क्या ये सही डिसीजन है? मतलब कि अभी मेरा एक फुल टाइम जॉब चल रहा है, मैं वो छोड़ के एक इंटर्नशिप पे जाऊँ और फिर कहीं मैं डेटा साइंस नहीं, जब आप जॉब में हो, जैसे मान लीजिए मैं बैंक मैनेजर हूँ, मेरे पास ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस है, अब मैं जा रहा हूँ डेटा साइंस में, तो मेरे पास क्या है, बिजनेस नॉलेज है, मेरे पास ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है बैंकिंग का। नाउ आई हैव टू ऐड अ चेरी ऑन टॉप ऑफ इट। बट ये तो सर मतलब बहुत एक एक्सपीरियंस बंदे की बात होगी। मैं कह रहा हूँ पर्सन हु इज इन 0 to 2 वाले स्टेज में। 0 to 2 0 to 2 वालों के लिए अगर जैसे मान लो तुम जॉब कर रहे हो, देन ड्यूरिंग योर जॉब जिस पोजीशन में हो आप,
उस पोजीशन में ही डेटा साइंस का यूज़ करना चालू करो। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, वो अमेज़ॉन में था, बट अमेज़ॉन में वो फ्रेंच स्पेशलिस्ट था, मतलब वो फ्रेंच लैंग्वेज में काम करता था, उसको डेटा साइंस से लेना देना नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो जब वो अमेज़ॉन में था तो उसने बहुत सारी टीम से कनेक्ट करना चालू किया। नाउ यू हैव द कनेक्शंस राइट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन कनेक्ट पीपल। उसने जानना चालू किया कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम हो रहा है। देन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हिज मैनेजर कि वो क्या क्या कर सकते हैं वो लोग। वो NLP का स्टूडेंट था, उसने लिया इसी के लिए था, तो उसने NLP अपनी जॉब में लगाना चालू किया एंड ही शोज द रिजल्ट्स टू हिज मैनेजर कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं हम लोग। मैनेजर को अच्छा लगा, इंटरनली ट्रांजिशन हो गया उसके अमेजोन में। सो यू हैव टू टेक अ लीड, अपनी पोजीशन में रह के कैसे हम लोग लीड कर सकते हैं अपनी करियर को। यार लोग सोचते हैं कि हमें को जॉब मिल जाए तभी हम कुछ कर सकते हैं, ये एटीट्यूड लेके नहीं भैया होगा। करना है ना कुछ, तो जहाँ पे जो काम कर रहे हो, जैसे तुम कुछ मैनुअल टास्क कर रहे हो, तुमने एक्सेल फाइल में कुछ डाउनलोड करके तुमको कुछ मान लो कुछ मैनिपुलेशंस करने हैं, व्हाई डोंट यू डू इट इन पाइथन, उसका ऑटोमेशन कोड लिख डालो। इट डज नॉट नीड एनी काइंड ऑफ कंफर्मेशन, तुमको कुछ अप्रूवल की जरूरत नहीं है मैंने जैसा कि हमने इसका पाइथन कोड लिख दिया है, लिख दो। वो यू कैन यूज दिस एज अ प्रोजेक्ट टू शोकेट इन योर रेज्यूमे। In fact, the very same thing happened with one of friend of mine. E-clerks में he was working, and एक कुछ तो उनका प्रोसेस था जो डेली हर एनालिस्ट को करने में 2 घंटा लगता था। करेक्ट। What he did is he automated the same process. Now company वाइड उसका इफेक्ट इतना हुआ कि जितने भी एनालिस्ट थे सबका 2-2 घंटे का टाइम फ्री हो गया। He got amazing bonus after that, क्योंकि कंपनी का टाइम तो सेव करा ही करा एंड उसका करियर प्रोग्रेशन भी उसमें अच्छा खासा सेट हो गया। सेकेंडली उसके साथ उसको लर्निंग में कितना उसके पास एक लाइव प्रोजेक्ट हो गया दिखाने के लिए, और साथ में उसके पास नंबर हो गए कि आप कहीं भी रेज्यूम में लिखेगा ना कि मैंने रिड्यूस द टाइम एफर्ट ऑफ एनालिस्ट बाय 2 hours, इट शोज ए वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट कि ये बंदा अगर ये काम कर चुका है किसी कंपनी में तो हमारी कंपनी के लिए क्या कर देगा। यही तो कब करना होता है। लेकिन अगर जॉब चाहिए ना तो 5 जगह अपनी रेज्यूम डाल के फ़ायदा नहीं है, काम करो, दिखाने लायक काम हो तब डालो रेज्यूम, क्योंकि सबको जॉब चाहिए लेकिन कोई करने को तैयार नहीं है। मेहनत करो तब आगे बढ़ो तो हो जाएगा। Perfect. I think it is the best point to end this conversation. So any last moment tips, जैसे मेहनत की तो बात आपने बोली थी, any other thing that you know one should keep in mind for a successful career? मैं समराइज़ करूँ अपनी जर्नी को तो मैं ये बात बोलूँगा कि मैंने लाइफ में ऐसे पॉइंट से चालू किया जहाँ पे मेरे पास टेक्निकली ज़ीरो नॉलेज थी। अभी बहुत लोग, आप लोग ऐसे मेरे को जो सुन रहे होगे, बहुत लोग सोच रहे होगे कि यार मैं डेटा साइंस करूँ ना करूँ, मैं तो टेक्निकली ज़ीरो हूँ, मुझे पाइथन नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता है। सोचने में जो समय बर्बाद हो रहा है ना, वो भी समय बर्बाद ही हो रहा है। वो बर्बाद ना करो, चालू करो। पहले दिन डिफ़िकल्टी होगी, दूसरे दिन डिफ़िकल्टी होगी, तीसरे दिन होगी, चौथे दिन एक क्लियरिटी आ जाएगी, 5वें दिन और क्लियरिटी आ जाएगी, 6वें दिन और क्लियरिटी आ जाएगी। एक बाय स्टेज जब प्रोग्रेस करना चालू हो जाएगा ना, एट दी एंड यू विल फाइंड आउट कि आपको एक पाथ अपना खुद मिल गया है कि ये करना भी है कि नहीं करना है। तो सोचने से समय ज़ाया होगा, सिर्फ बर्बाद होएगा। चालू करो, आगे बढ़ो, रास्ता और मंजिल सब मिलती जाएंगे, बनता जाएगा, सब आसान है। एवरीथिंग इज़ सिंपल। लोग सोचते हैं यार मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से, मेरे डेटा साइंस है कि नहीं। तुम्हारे अंदर सीखने की इच्छा है, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर तुमको सीखना है, करने की इच्छा है, तुमको अच्छा लगता है पैटर्न रिकॉग्निशन किसी डेटा में, जब तुमको इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलते हैं तो बड़ा अमेजिंग लगता है, दैन डेटा साइंस इज़ फॉर यू। और ये सब टूल्स जो सीखना होता है ना, पाइथन हो गया, SAS हो गया, SQL हो गया, ये बहुत सिंपल है। इट रिक्वायर्स इज अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड टाइम, क्योंकि निकाल से आराम से हो सकता है। Okay, so audience, we do hope आपको ये conversation सुन के काफ़ी सारे insights मिले and it will build a great career for you. You can check out Sumit sir's other videos in his channel Sessions with Sumit, and अगर आपको mentors चाहिए life में, you can surely check out the link in the description. Thanks a lot. Thanks everyone. Yeah.